हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था। आज उसकी लास्ट वीडियो होगी। ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए थे सॉल्व पेपर्स के 4323 के आसपास, ये सारे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसकी आज लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट डे से हम लोग जो अमित किशोर की जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लास्ट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये न्यूज़ डाइजेस्ट है। क्या है ये? न्यूज़ डाइजेस्ट है। अफ्रीकन रिकॉर्डर क्या है? तो यह न्यूज़ डाइजेस्ट प्रकार का प्रकाशन है। इसके बारे में आप समझिए कि न्यूज़ डाइजेस्ट प्रकार का अफ्रीकन रिकॉर्डर प्रकाशन यह है, यह तृतीय स्रोत है जो निर्देशिका का कार्य करती है। किताबों की सूची होती है, किसी भी महान लोगों की जीवनी लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट का एक स्वायत्त संस्था है जो अब डैश के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था एनबीटी, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना 1957 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो डैश के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय जो है एक स्वायत्त संस्था है जो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय, जो एक स्वायत्त संस्था है। सभी म्यूजियम में विरासत को ही रखा जाता है या विरासत के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क है। अभिकथन कह रहे हैं सीरियल क्राइसिस के परिणाम स्वरूप विश्व भर में पुस्तकालय संघों का गठन हुआ है। तो यह कहना सही है कि सीरियल क्राइसिस के परिणाम स्वरूप जो है विश्व भर में पुस्तकालय संगठनों का गठन हुआ है। तर्क क्या कह रहा है कि सीरियल क्राइसिस उस स्थिति के कारण उत्पन्न होती है जिसमें शोध पत्रिकाओं की ग्राहकत्व लागत में वृद्धि होने के बावजूद शोध पत्रिकाओं के ग्राहकत्व के लिए पुस्तकालयों का बजट अपरिवर्तित बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों की संग्रह विकास नीति दुष्प्रभावित होती है। तो ये भी तर्क जो है यहाँ पे सही कह रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है कौन सा सही है। अभिकथन कह रहा है मेंडले सर्वाधिक पसंदीदा ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर है जो ग्रंथ परक अभिलेखों और पूर्ण पाठ प्रलेखों को भंडार कर सकता है तथा किसी भी लोकप्रिय उद्धरण शैली जैसे APA, MLA या शिकागो शैली में ग्रंथ परक संदर्भों का निर्माण करने में सहायता कर सकता है। तो अभिकथन यहाँ पे सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजमेंट से संबंधित वेब आधारित समाधान सहयोगात्मक शोध परियोजना में संलग्न वैश्विक शोधकर्ताओं को स्वतंत्र रूप में उपलब्ध है। तो ये भी कहना सही है कि ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजमेंट में संबंधित वेब आधारित समाधान सहयोगात्मक शोध परियोजना में संलग्न वैश्विक शोधकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है, डॉक्टर यूजीन गारफील्ड की मौलिक उद्भावना विस्तृत शोध अभिकथन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर यूजीन गारफील्ड की मौलिक उद्भावना विस्तृत शोध जगत के लिए अब भी एक विश्वसनीय और दक्ष संदर्शिका के रूप में काम कर रही है। तो अभिकथन यहाँ पे सही कह रहे हैं। आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर यूजीन गारफील्ड की मौलिक उद्भावना विस्तृत शोध जगत के लिए अब भी एक विश्वसनीय और दक्ष संदर्शिका के रूप में काम कर रही है। और इसका तर्क क्या कह रहा है कि गारफील्ड को न केवल उद्धरण विश्लेषण के क्षेत्र का विकास करने की दिशा में उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए, बल्कि बाद में उनके द्वारा ISI की स्थापना करने में उसके योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया, जिसने बाद में MCI का विकास और शुभारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में विज्ञान के वेब सहित असंख्य प्रथम कोटि के उद्धरण डेटाबेस का विकास हुआ और इन सब ने मिलकर उन्हें आज तक शोध जगत में एक विशिष्ट पहचान दी। तो तर्क भी यहाँ सही कह रहा है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर, जिसमें ए और आर दोनों सही हो,
वो होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है अभिकथन। अभिकथन है तकनीकी लेखन में शैली, नियमावली और उद्धरण मानक शोध रिपोर्ट की संरचना, निर्माण और एकरूपता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो अभिकथन सही कह रहा है कि तकनीकी लेखन में जो है शैली, नियमावली और उद्धरण मानक शोध रिपोर्ट की संरचना, निर्माण और एकरूपता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है कि शोध की गुणवत्ता शोध रिपोर्ट की संरचना का मानकीकरण करके ही प्राप्त की जा सकती है, विषय वस्तु के द्वारा नहीं। तो तर्क यहाँ पे गलत कह रहा है कि शोध की गुणवत्ता शोध रिपोर्ट की संरचना का मानकीकरण करके ही प्राप्त की जा सकती है, विषय वस्तु के द्वारा नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किंतु आर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है कौन सा सही है और गलत है। अभिकथन कह रहा है समाज विज्ञान शोध में डेल्फी तकनीक सर्वसम्मति को भारांक नहीं प्रदान करता है। तो अभिकथन यहाँ पे गलत कह रहा है कि समाज विज्ञान शोध में डेल्फी तकनीक सर्वसम्मति को भारांक नहीं प्रदान करता है, यह गलत है। तर्क क्या कह रहा है कि अनुमान निकालने में विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अभिव्यक्त सर्वसम्मत विचार बहुमूल्य है। तर्क यहाँ पे सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि अनुमान निकालने में विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अभिव्यक्त सर्वसम्मत विचार बहुमूल्य है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है सामाजिक शोध में किसी शोध की अस्वीकृति का उच्च अनुपात पूरी तरह से अपर्याप्त साक्षात्कार अनुदेशों या कमजोर साक्षात्कार प्रशिक्षण के कारण घटित होता है। तो ये अभिकथन है जो गलत कह रहा है कि सामाजिक शोध में किसी शोध की अस्वीकृति का उच्च अनुपात पूरी तरह से अपर्याप्त साक्षात्कार अनुदेशों या कमजोर साक्षात्कार प्रशिक्षण के कारण घटित होता है, ये कहना गलत है। तर्क क्या कह रहा है कि प्रश्नावली या साक्षात्कार के भीतर बड़ी संख्या में प्रश्नों के प्रायः अनुत्तरित रहने से शोधार्थी के लिए सही संख्या बता पाना कठिन होता है और उसको प्रश्नों का सावधानीपूर्ण पुनः अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि कमजोर रूपांतर में गलती हो सकती है। यहाँ पे तर्क जो है बिल्कुल सही बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर अभिकथन गलत होगा और तर्क सही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है एफ.डब्ल्यू. लेकांस्टर का 20वीं शताब्दी के अंत तक कागज रहित समाज का सुनिश्चित पूर्वानुमान सही नहीं है। तो यह कहना गलत है कि एफ.डब्ल्यू. लेकांस्टर का 20वीं शताब्दी के अंत तक कागज रहित समाज का सुनिश्चित पूर्वानुमान सही नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि इनका पूर्वानुमान जो है वो सही है। तर्क क्या कह रहा है कि मुद्रण प्रभुत्व से कागज रहित आरोहण में संक्रमण, स्क्रॉल से कॉडेक्स में परिवर्तन और सचल प्रकार की शुरुआत न केवल कुछ ऐतिहासिक बदलाव थे अपितु अत्यधिक महत्वपूर्ण नवोन्मेष भी थे। तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के बावजूद भी भविष्य के पुस्तकालयों में अभी भी बड़ी संख्या में मुद्रित संग्रह रखे जाएंगे, तथापि सूचना चालित कागज रहित समाज की ओर बढ़ाने वाली दृष्टि हालांकि स्थान और स्टाफ की कमी और लागत से बचने के लिए अनिवार्य प्रतीत होता है, वास्तविकता में परिणत होने से अधिक समय लग सकता है, यह कहना बिल्कुल ही सही है। तर्क यहाँ पे सही है, लेकिन अभिकथन जो था वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जहाँ पे अभिकथन गलत है और तर्क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है क्या सही है। अभिकथन कह रहा है जहाँ किसी संगठन के लिए यह बात सही है कि प्रभावी नेतृत्व सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं खराब प्रबंधकीय नेतृत्व संगठन के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभिकथन सही कह रहा है कि जहाँ किसी संगठन के लिए यह बात सही है कि प्रभावी नेतृत्व सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं खराब प्रबंधकीय नेतृत्व संगठन के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। अभिकथन सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है, तर्क को आप समझिए कि खराब प्रबंधकीय नेतृत्व के स्वरूप मनोबल को कम करते हैं, संगठनिक वातावरण को खराब करते हैं, अधीनस्थों के बीच पर्यवेक्षकों के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं, मिलकर काम करने एवं सर्वसहमति का निर्माण करने की कमी पैदा करते हैं और उनमें साझे लक्ष्यों का अभाव होता है, जो कि एक गलत आदमी को प्रबंधकीय नेतृत्व देने के स्पष्ट संकेतक हैं। तो यहाँ पे तर्क भी सही कह रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अभिकथन और तर्क है, ध्यान से देखिए, आप बताइए क्या होगा। अभिकथन आपसे कह रहा है कि नेट शिष्टाचार जिसे नेटिकेट अधिदेश देता है कि आप साइबर स्पेस और समाज के नियमों के भीतर श्रेष्ठ तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ये अभिकथन सही कह रहा है कि नेट शिष्टाचार अधिदेश देता है कि आप साइबर स्पेस और समाज के नियमों के भीतर श्रेष्ठ तरीके से कार्य करें, यह कहना सही है, अभिकथन सही है।
तर्क क्या कह रहा है कि अन्य व्यक्तियों की निजता के सम्मान में विफलता और संप्रेषण के अशिष्ट तरीके को नेट शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है। तो तर्क भी यहाँ पे क्या है, सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन और तर्क है, आप समझिए कौन सा इसमें सही होगा। अभिकथन कह रहा है प्रमाणिक अनुक्रम के सिद्धांत का मुख्यतः वर्गीकरण योजना में विषयों के क्रम को व्यवस्थित करने में पालन किया जाता है। तो अभिकथन यहाँ पे सही कह रहा है कि प्रमाणिक अनुक्रम के सिद्धांत का मुख्यतः वर्गीकरण योजना में विषयों के क्रम को व्यवस्थित करने में पालन किया जाता है। वहीं तर्क क्या कह रहा है, तर्क को आप समझिए। तर्क क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत परंतु निर्धारित करता है कि जब विषयों को एक विशिष्ट अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संदर्भित किया जाता है तो इससे पारंपरिक अनुक्रम के अनुकूल होना सुविधाजनक होगा। तो तर्क भी यहाँ पे सही कह रहा है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पे ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क पे है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है डाटा नहीं बल्कि सूचना वर्तमान बिग डाटा परिघटना का मूलभूत ईंधन है। तो हाँ, अभिकथन सही कह रहा है कि डाटा के जगह जो बल्कि सूचना वर्तमान बिग डाटा परिघटना का मूलभूत ईंधन होता है। अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है बिग डाटा के शीघ्र विस्तार का कारण वह व्यापक मात्रा है जिसमें हाल के समय में डाटा उत्पन्न किए जाते हैं और साझा किया जाता है और उपयोग किया जाता है। तर्क भी यहाँ पे सही कह रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और गलत है। अभिकथन कह रहा है आर्किस्व और SSRN जैसे पुनः मुद्रित अभिलेखागारों ने विद्वतापूर्ण संप्रेषण के क्षेत्र में तेजी से महत्व प्राप्त कर लिया है। तो यह कहना बिल्कुल ही सही है कि अभिकथन यहाँ पे सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि इन अभिलेखागारों में पुनः मुद्रित के साथ साथ DOI होते हैं। तो तर्क यहाँ पे गलत कह रहा है कि इन अभिलेखागारों के पुनः मुद्रित के साथ साथ DOI नहीं होते हैं। तर्क यहाँ पे गलत है, लेकिन अभिकथन सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित को उनके उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जिससे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पे चलते हैं, वहाँ से इसको समझते हैं कि उनकी उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले मॉजेक की उत्पत्ति हुई, फिर ब्लॉगर की उत्पत्ति हुई, फिर फ्रेंडस्टर की उत्पत्ति हुई, फिर माई स्पेस की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आपको सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। देखते हैं उसमें क्या है। निम्न शोध के प्रकार तथा उनके केंद्र बिंदु क्या है। तो शोध के प्रकार है मानव जाति विज्ञान संबंधी जो शोध है उसका केंद्र बिंदु सामाजिक व्यवहार है। वहीं मूल्यांकनात्मक जो शोध के प्रकार है उसका केंद्र बिंदु गुणवत्ता संबंधी निर्णय है। वर्णनात्मक जो शोध है उसका केंद्र बिंदु वर्तमान घटनाएं हैं। वहीं प्रायोगिक शोध जो है वो किनके, उसका केंद्र बिंदु करणीय संबंध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपको मैच करना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पुस्तकालय कहाँ है। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है। JRD टाटा पुस्तकालय कहाँ है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय कहाँ है। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। और विक्रम साराभाई पुस्तकालय कहाँ है। तो ये भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में है। और नेक्स्ट मैचिंग में आपका फिर से कि सर्च इंजनों को उनके तदनुरूपी विषयों अथवा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाले वैज्ञानिक शोध खोज सूचना इस प्रकार है कि वेडलो ने जीव विज्ञान साहित्य की खोज की। मम्मा जो है वो ट्विटर और जॉब पोस्टिंग सहित वेब संसाधन है। एथेंस जो है वो वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी से संबंधित है। और एथनोलॉग जो है वो विश्व की ज्ञात जीवंत भाषाएं हैं। नेक्स्ट मैचिंग में आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मैचिंग भी आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट आपको मैच करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डाटा वेयर हाउस क्या है। तो यह प्रणालियाँ जो पूरे उद्यम में डाटा का डाटाबेसेस में समाकलन करती है, इनका निर्णयों में मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है। डाटा खनन क्या है। तो विशिष्ट विश्लेषणात्मक तकनीक है जो नई सूचना को उत्पन्न करने के पहले से विद्यमान विशाल डाटाबेसेस की जाँच करती है। और नेक्स्ट आपका मैच में क्या है कि मुख्य शब्दों की व्याख्या निम्न क्या है। तो डाटा मार्ट क्या है। तो यह कम लागत वाला कम पैमाने का डाटा वेयर हाउस है जिसका बहुत कम समय में कार्यान्वयन किया जा सकता है। डाटा सिलो क्या है। तो यह विशिष्ट कार्य के लिए उपलब्ध स्टैंड एलोन डाटा स्टोर्स है। इन सारे मैचिंग को आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें बी और डी सही है।
कि दिशा रिपोर्ट और यथा स्थिति रिपोर्ट, दिशा रिपोर्ट और यथा स्थिति रिपोर्ट जो है वो समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दिशा रिपोर्ट जिसे ट्रेंड रिपोर्ट या और यथा स्थिति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, ये दोनों समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं, जबकि सामयिक जागरूकता सूची एक करंट न्यूज़ होती है तथा समाचार कतरन समाचार पत्र से संबंधित सूचना होती है, ना कि समीक्षात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शोध विधियों में से किसका प्रयोग पत्रिकाओं के छितराव के अध्ययन में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी एंड सी, जिसमें बिब्लियोमेट्रिक स्टडी जिसे हम लोग ग्रंथ मिति अध्ययन या सिटेशन एनालिसिस स्टडी जिसे उद्धरण विश्लेषण अध्ययन कहते हैं, ये दोनों इसका अध्ययन किया जाता है बी और सी का। कि निम्नलिखित शोध विधियों में से किसका प्रयोग पत्रिकाओं के छितराव के अध्ययन में किया जाता है, तो ग्रंथ मिति अध्ययन और उद्धरण विश्लेषण अध्ययन, इन दोनों का उपयोग पत्रिकाओं के छितराव के अध्ययन में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि ग्रंथ मिति अध्ययन और उद्धरण विश्लेषण अध्ययन ये शोध विधियों में पत्रिकाओं के छितराव के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना खोज संबंधी व्यवहार अनिवार्यतः किसे संदर्भित करता है तथा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी और डी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी समझिए क्या है, तो विवेचित ज्ञान तत्वों का पता लगाने के लिए प्रयोग की गई युक्ति तथा कार्रवाई से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर डी तीन मूल संसाधनों जैसे लोग, सूचना और पद्धति का अंतर क्रियात्मक प्रयोग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा था आप समझे कि क्वेश्चन था सूचना खोज संबंधी व्यवहार अनिवार्यतः किससे संदर्भित करता है तथा किससे संबंधित है, तो यह विवेचित ज्ञान तत्वों का पता लगाने के लिए प्रयोग की गई युक्ति तथा कार्रवाई को संदर्भित करता है, और ऑप्शन नंबर डी जो था तीन मूल संसाधनों जैसे लोग, सूचना और पद्धति का अंतर क्रियात्मक प्रयोग से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी और डी इसका क्या था, सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्ट डाटा के मुख्य लक्षणों को चिन्हित कीजिए कि सॉफ्ट डाटा के इसमें से मुख्य लक्षण क्या है, तो ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो सॉफ्ट डाटा के मुख्य लक्षण है कि वो पहला मानव बुद्धि होगा और मत और विरोधाभास होगा। मानव बुद्धि होगा और क्या होगा, मत और विरोधाभास होगा। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही है, उस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि मानव बुद्धि और मत और विरोधाभास सॉफ्ट डाटा के मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्सिग और नेवलिंग ने सूचना को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों होगा कि संदेश उपागम, संसाधन उपागम और संरचनात्मक उपागम, इन तीनों उपागम को वर्सिंग और नेवलिंग ने सूचना को परिभाषित करने के लिए प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें बी सी डी तीनों सही है कि संदेश उपागम, संसाधन उपागम और संरचनात्मक उपागम को वर्सिंग और नेवलिंग ने प्रतिपादित किया सूचना को परिभाषित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विशेषज्ञों के पैनल और निर्णयों की आम सहमति पर आधारित शोध विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग डेल्फी विधि के नाम से जाने जाते हैं। डेल्फी विधि नाम से विशेषज्ञों के पैनल और निर्णयों की आम सहमति पर आधारित शोध विधि जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक संभाव्यता जो किसी घटना के घटित होने से संबंधित नहीं है को किस अंक के बीच अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसे 0 और 1 के बीच अभिव्यक्त किया जाता है। 0 और 1 अंक एक संभाव्यता जो किसी घटना के घटित होने से संबंधित नहीं है। यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर अपनी भाषा में डिकोडिंग करके रिजल्ट प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंबरा नामक नवोन्मेषी मुक्त स्रोत मंच जिसे हम लोग खुली पहुंच संसाधन लेखों के प्रकाशन हेतु का विकास किसके द्वारा किया गया है, जिसे PLOS के द्वारा किया गया है। PLOS के द्वारा किया गया। इसका पूर्ण रूप पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस है जिसका लाइसेंस्ड बाय MIT है। यह रिसर्च आर्टिकल होता है जो मुख्य रूप से विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ निरपेक्ष विकिपीडिया फाउंडेशन के स्वामित्व वाले विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि इसे जिमी वेल्स और लैरी सेंजर के द्वारा प्रारंभ किया गया था।
जिमी वेल्स और लैरी सेंजर के द्वारा लाभ निरपेक्ष विकिपीडिया फाउंडेशन के स्वामित्व वाले विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार में न्यूनतम एक व्यक्ति को ई साक्षर बनाने पर किसमें नीति के क्षेत्र में अत्यधिक बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति जो 2012 में आई उस पर अत्यधिक बल दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति 2012 के क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में न्यूनतम एक व्यक्ति को ई साक्षर बनाने पर अत्यधिक बल दिया गया है। कुछ मुख्य नीति इस प्रकार है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी जो 2005 में आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 1992 में आया और पुस्तकालय और सूचना प्रणालियों पर राष्ट्रीय नीति जो 1986 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें ए बी सी जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है। कौन कौन सा है? तो प्रपोसिव, कन्वेनियंस और स्नोबॉल, ये तीन ऑप्शन जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेरोन मारिया एस्पोसो बेटन और जोनाथन एफ सेंटोस द्वारा अपने अध्ययनों में चिन्हित की गई पुस्तकालय सेटिंग्स में परिवर्धित यथार्थ व्यवस्था के प्रमुख विशिष्टताओं को चुनिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी उसकी प्रमुख विशिष्टताएं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी और डी होगा, जिसमें आएगा वास्तविक और आभासी को वह जोड़ता है और उसमें पंजीकृत 3D है, और डी जो है आपका वो तात्क्षणिक अंतःक्रियात्मक है, एक्टिवर टाइम है। ये तीन ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये जो है सेरोन मारिया एस्पोसो बेटन और जोनाथन एफ सेंटोस द्वारा अपने अध्ययनों में चिन्हित की गई पुस्तकालय सेटिंग्स में परिवर्धित यथार्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि सेरोन मारिया एस्पोसो बेटन और जोनाथन एफ सेंटोस द्वारा अपने अध्ययनों में चिन्हित की गई पुस्तकालय सेटिंग्स में परिवर्धित यथार्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है कि वह वास्तविक और आभासी को जोड़ता है, पंजीकृत इसमें 3D है और तात्क्षणिक अंतःक्रियात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केरी ए लॉ और माइकल बी इसेनबर्ग द्वारा समर्थित सूचना समस्या समाधान कौशल के बिग 6 मॉडल की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी होगा कि इसके अंदर कार्य परिभाषा, सूचना प्राप्ति रणनीति, अवस्थिति और पता सम्मिलित है। और वहीं क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, जो आपका क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कि सूचना का प्रयोग, संश्लेषण और मूल्यांकन को भी क्या करती है, ये सम्मिलित करती है। एक बार आप इसे समझिए ध्यान से कि केरी ए लॉ और माइकल बी इसेनबर्ग द्वारा समर्थित सूचना समस्या समाधान कौशल के बिग 6 मॉडल की प्रक्रिया में कार्य परिभाषा, सूचना प्राप्ति रणनीति, अवस्थिति और पता तथा सूचना का प्रयोग, संश्लेषण और मूल्यांकन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा और पर्यावरणीय अभिकल्पन में नेतृत्व दरांकन प्रणाली का विकास किस परिषद ने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किया। ऊर्जा और पर्यावरणीय अभिकल्प के नेतृत्व में दरांकन प्रणाली, जिसे हम लोग रेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसका विकास यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल परिषद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना था। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे लेकर आया हूँ, वहाँ ध्यान से समझिए कि फोर्सा क्या है। तो फोर्सा एक प्रकार का एस्ट्रोफिजिक्स है। NKRC क्या है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हेलनेट क्या है, तो ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। और सेरा क्या है, तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि फोर्सा एस्ट्रोफिजिक्स, NKRC साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेलनेट जो है वो मेडिकल साइंस है और सेरा जो है वो एग्रीकल्चर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि धूम्रपान और कैंसर के बीच के संबंध का अध्ययन करते हुए यदि आप यह कल्पना करते हैं कि धूम्रपान कैंसर का एक कारण है और इस संबंध में प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक हैं, जैसे सिगरेट की संख्या, धूम्रपान की अवधि, जो यह असर डालते हैं कि धूम्रपान किस हद तक कैंसर का कारक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या बतला रहा है, तो उपयुक्त उदाहरण में धूम्रपान की अवधि किस प्रकार का चर है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बाह्य चर है। कैसा चर है?
बाह्य चर है। धूम्रपान और कैंसर के बीच के संबंध का अध्ययन करते हुए यदि आप यह कल्पना करते हैं कि धूम्रपान कैंसर का एक कारण है और इस संबंध को प्रभावित करने के लिए कई अन्य कारक हैं, जैसे सिगरेट की संख्या, धूम्रपान की अवधि, जो यह असर डालते हैं कि धूम्रपान किस हद तक कैंसर का कारक हो सकता है। उपर्युक्त उदाहरण में धूम्रपान की अवधि जो है वो बाह्य चर प्रकार का चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बड़े आंकड़े से संबंधित निम्नलिखित में से किस वी का संबंध आंकड़ों की विश्वसनीयता से है? तो इसका राइट आंसर है वेरासिटी। वेरासिटी का संबंध जो है आंकड़ों की विश्वसनीयता से है। बड़े आंकड़े से संबंधित वेरासिटी से वी का संबंध आंकड़ों की विश्वसनीयता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मैं डायरेक्ट इसको आपको आंसर्स पे लेकर आया हूं, उसे समझिए। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? तो सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, बैनर्स, पेपर क्लिक एड्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे। प्रिंट में आपका ब्राउचर्स, फ्लायर्स, एड्स, कैटलॉग्स और रिपोर्ट्स और मेमोज और लेटर्स, ये सारे प्रिंट के अंतर्गत आएंगे। फेस टू फेस में इन पर्सन मीटिंग्स और पर्सनल डिस्कशंस फेस टू फेस होंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा? तो टेली मीटिंग्स होंगे। टेक्नोफोब्स होंगे और वीडियोग्राफिक मीट जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मितव्ययिता का सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आदर्शक सिद्धांत से संबंधित है मितव्ययिता का सूत्र। मितव्ययिता का सूत्र किससे संबंधित है? आदर्शक सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एपीग्राफ शब्द का अर्थ है। एपीग्राफ शब्द का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि किसी पुस्तक में पूर्व योजित आदर्श वाक्य या संक्षिप्त भूमिका को एपीग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्राफ कहते हैं। एपीग्राफ शब्द का अर्थ है किसी पुस्तक में पूर्व योजित आदर्श वाक्य या संक्षिप्त भूमिका ही एपीग्राफ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनडीएल इंडिया का निर्माण एवं अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। एनडीएल इंडिया निर्माण एवं अनुरक्षण आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? निम्नलिखित में से किसमें एक दूसरे के साथ साथ बगैर कोई जगह छोड़े बने आयतों की एक श्रृंखला है और प्रत्येक एक श्रेणी अथवा उप श्रेणी की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयत चित्र में, हिस्टोग्राम में। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि आयत चित्र में एक दूसरे के साथ साथ बगैर कोई जगह छोड़े बने आयतों की एक श्रृंखला है और प्रत्येक एक श्रेणी अथवा उप श्रेणी की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्थानीय और सुदूर विषयों की व्यापक रेंज में निबंधी रूप से खोज करता है, संगीत आधारित परिणाम उपलब्ध कराता है और जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है पुस्तकालय के संग्रह में एकल बिंदु प्रवेश उपलब्ध कराना? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब स्किल डिस्कवरी सेवा। कौन सा करता है ये सब काम उपलब्ध कराना? तो वेब स्किल डिस्कवरी सेवा करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि वेब स्किल डिस्कवरी सेवा जो है, वेब स्किल डिस्कवरी सेवा ऐसा माध्यम है जो स्थानीय और सुदूर विषयों की व्यापक रेंज में निबंधी रूप से खोज करता है, संगीत आधारित परिणाम उपलब्ध कराता है और जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है पुस्तकालय के संग्रह में एकल बिंदु प्रवेश उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन, मल्टीप्लेक्सिंग का कहाँ यूज़ करते हैं? जिसे हम लोग सर्किट स्विचिंग में करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन सर्किट स्विचिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेल्फी मेथड इज रिलेटेड टू, डेल्फी जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, फोरकास्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन पैनल ऑफ एक्सपर्ट से रिलेटेड है। डेल्फी मॉडल इज रिलेटेड टू फोरकास्टिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अल्पकालिक पाठ्य सामग्री के विशेषताओं की पहचानिए। निम्नलिखित में से अल्पकालिक पाठ्य सामग्री जिसे फ्यूजिटिव मटेरियल कहते हैं कि विशेषता को आपको पहचानना है, किसकी विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए और सी होगा कि ये जो है सीमित मात्रा में मुद्रित सामग्री है और प्रकाशन के समय सामान्यतः तत्कालिक अभिरुचि की सामग्री है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और सी। अल्पकालिक पाठ्य सामग्री की विशेषताएं निम्न है कि पहली, ये सीमित मात्रा में मुद्रित सामग्री है और प्रकाशन के समय सामान्यतः तत्कालिक अभिरुचि की सामग्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पत्रिका आलेखों के नियत वर्णकों के घटने की आवृत्ति और सह घटना के विश्लेषण की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसे हम लोग सहशब्द विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सहशब्द विश्लेषण कहते हैं। पत्रिका आलेखों के नियत वर्णकों को घटने की आवृत्ति और सह घटना के विश्लेषण की पहचान को सहशब्द विश्लेषण कहते हैं। जबकि एच इंडेक्स एक लेखक स्तरीय मीट्रिक है जो एक वैज्ञानिक या विद्वान के प्रकाशनों की उत्पादकता और उद्धरण प्रभाव दोनों को मापने का प्रयास करता है, तथा जी इंडेक्स प्रकाशन रिकॉर्ड के आधार पर विज्ञान में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक सूचकांक है। यह लियो एग्घे द्वारा 2006 में सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन लैंप? लैंप में कौन सा इनमें से कंपोनेंट का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है पियर्ल। पियर्ल का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। लैंप में पियर्ल कंपोनेंट नहीं शामिल है। नोट में आप ध्यान रखिएगा कि लैंप एक सॉफ्टवेयर का बंडल होता है जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जिसमें एल जो है लाइनक्स को बताएगा, ए जो है अपाचे को बताएगा, एम जो है माई एसक्यूएल को बताएगा और पी जो है PHP/पर्ल/पाइथन को बताएगा। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सेकेंड आपका जो अपाचे है वो अपाची जो है वो लोकल क्लाइंट सर्वर है और MySQL एक डेटाबेस है और वहीं PHP जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मैं से डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से समझिए। पीएमसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 2000 में हुआ। पीएमसी क्या है? तो एक प्रकार की डिपॉजिटरी है। वहीं केबीई और डिपोट डिपॉजिटरी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2003 में हुआ। पोर्टिको डिपॉजिटरी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2005 में हुआ। और लॉकस जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ। पीएमसी का कब हुआ? 2000 में। केबीई डिपोट का 2003 में, पोर्टिको का 2005 में और लॉकस का 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अ डिजाइन दैट सीक्स टू कंट्रोल कंडीशंस विद इन विच पर्सन्स आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड इज नॉन एज। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। और डिज़ाइन दैट सीक्स टू कंट्रोल कंडीशंस विद इन विच पर्सन्स आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड इज नॉन एज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। उसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विषयों की रूपरेखा में किसी मूलभूत विषयों के विस्तारण की प्रगति में ह्रास और गहनता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग पटलन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेमिनेशन कहते हैं या तो पटलन कहते हैं। विषयों की रूपरेखा में किसी मूलभूत विषय के विस्तारण की प्रगति में ह्रास और गहनता में वृद्धि का अनाच्छादन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अनाच्छादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसे पटलन नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? उसे अनाच्छादन कहते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए कि विषयों की रूपरेखा में किसी मूलभूत विषय के विस्तारण की प्रगति में ह्रास और गहनता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे अनाच्छादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेनुडेशन कहा जाता है, जिसे हम लोग अनाच्छादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संरक्षक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसमें संरक्षक और सांस्कृतिक सामग्री में प्रत्यक्ष संवाद होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग रोधक संरक्षण कहते हैं, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव कंजर्वेशन। संरक्षक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसमें संरक्षक और सांस्कृतिक सामग्री में प्रत्यक्ष संवाद होता है उसे रोधक संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शून्य परिकल्पना जबकि वह सही है कि अस्वीकृति कहलाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिजेक्शन ऑफ ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज नॉन एज। उसे क्या कहते हैं? शून्य परिकल्पना जबकि वह सही है और उसकी अस्वीकृति कहलाती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग टाइप 1 एरर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? टाइप 1 एक प्रकार की त्रुटि कहेंगे। शून्य परिकल्पना जबकि वह सही है कि अस्वीकृति कहलाती है जिसमें प्रकार 1 की त्रुटि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। आपको इसमें से बताना है कि मैस्लोज की जो हायरार्की जो नीड थी, जो ज़रूरत थी, इनमें से उसका कौन सा पार्ट नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइकोफिजिकल नीड। साइकोफिजिकल नीड जो है हायरार्की, मैस्लो हायरार्की की ज़रूरतों में शामिल नहीं था। साइकोफिजिकल नीड मैस्लो के पदानुक्रम की आवश्यकता का भाग नहीं है। मैस्लो के पदानुक्रम में ज़रूरतों के 5
5 अलग अलग स्तर हैं जो निम्न हैं। पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दूसरा है स्टीम, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, और फोर्थ है आपका सेफ्टी, और फिफ्थ है आपका क्या, फिजियोलॉजिकल। फिफ्थ में क्या है, फिजियोलॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ, वहाँ ध्यान से समझिए कि स्वतंत्र चर किस प्रकार का चर होगा। तो परिवर्तनशील चर जो है वो स्वतंत्र चर होगा। कैसा होगा, परिवर्तनशील चर जो है वो स्वतंत्र चर होगा। आश्रित चर कैसे चर होता है, तो वो परिणामी या प्रभाव चर को हम लोग आश्रित चर कहते हैं। परिणामी या प्रभाव चर कैसा चर होता है, आश्रित चर होता है। विषयेतर चर कैसा चर होता है, तो कारण और प्रभाव संबंधों की प्रभाविता को विषयेतर चर कहते हैं। किसे कहते हैं, कारण और प्रभाव संबंधों की प्रभाविता को क्या कहते हैं, विषयेतर चर कहते हैं। मध्यवर्ती चर क्या है, तो एक प्रकार का तिरस्कृत चर है। तिरस्कृत चर कैसा चर है, तो एक प्रकार का मध्यवर्ती चर है। इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो ये प्रीवियस ईयर्स के जो भी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो जाते। ये इसका लास्ट सेशन था। नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट डे से आपको अमित किशोर की जो अभ्यास पुस्तिका की जो बुक है अमित किशोर की, उसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस और उसके डायरेक्ट आंसर्स को देखते जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वो टॉपिक्स मिलेंगे अमित किशोर वाले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।